हेलो, अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। अब मैं फिर से अपनी दूसरी क्लास लेकर आई हूँ, अभ्यास कार्य में अलंकार पार्ट 2 की। अभी इससे पहले मैंने अलंकार के शब्दालंकार के भेद बताए थे, जिसमें 3 भेद थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, है ना। ठीक से समझ में आ गए होंगे। और अब मैं अर्थालंकार के भेद लेकर आई हूँ। इसमें हम बात करेंगे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति। ठीक है, तो इसमें हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले मैं फिर से कहूँगी कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब पहले कर दीजिए और फिर पूरी वीडियो देखें। ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके 5 भेद हैं और अर्थालंकार का मतलब क्या है, पहले इसे समझ लें। जैसे वो था शब्दालंकार, शब्दों के कारण काव्य सुंदर बन पड़ता है, शब्दों के कारण काव्य में सुंदरता दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अर्थ के कारण, यानी कि जब हम कविता पढ़ते हैं, कविता का अर्थ जब हम करते हैं, जब उसको हम भाव समझने की कोशिश करते हैं, तो उस भाव के अर्थ में इतनी सुंदरता बन पड़ती है, किसी ना किसी तुलना से, किसी के साथ मिलाकर तुलना करके, या किसी का के रूपी, किसी के सदृश बताकर जब इस तरह के हम अर्थ निकालते हैं तो वाक्य बहुत सुंदर बन पड़ता है, वाक्य जो काव्य है और भी सुंदर निखर पड़ता है। तो यहाँ पे अर्थालंकार का मतलब यही है कि काव्य में अर्थ के कारण जब काव्य सुंदर बन पड़ता है, तब वहाँ पर कौन कौन से अलंकार हैं, कौन कौन सी सजावट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा और रूपक, ये तीनों अलंकार एक ऐसे हैं जिसमें कि तीनों में ही किसी न किसी चीज़ के साथ तुलना की गई है। तुलना यहाँ पे तीनों ही तुलनात्मक हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, और वो थोड़ा थोड़ा सा अंतर क्या है वो हम आज सीखेंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आज फिर से बता रही हूँ कि उपमा अलंकार को पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि उपमा अलंकार में काव्य में, यानी कविता के अंदर ही सा, सम, सदृश, से, सी, समाना, ये सारे शब्द लगे होते हैं। सा, सी, सम, सदृश, समाना या सरिस, है ना, इस तरह के शब्द इसमें लगे होते हैं, और इन शब्दों की वजह से हम फ़ौरन पहचान लेते हैं कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। अब ये मैंने उदाहरण लिया हुआ है, पीपर पात सरिस मन डोला, है ना। यहाँ पर भी सरिस शब्द आया हुआ है। सरिस का मतलब होता है जैसे। अब ये जितने भी शब्द है ना, इन सब का मतलब भी जैसे ही होता है, कि इसके समान, के समान या जैसे, ये अर्थ निकलता है, और ये शब्द काव्य में, कविता में निहित होते हैं। अब यहाँ पे कैसे, क्या अर्थ निकलता है? पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर मतलब पीपल के पत्ते के समान, पात मतलब पत्ते के समान, सरिस का अर्थ होता है के समान निकल रहा है यहाँ पे। पीपल के पत्ते के समान मन डोला, मन डोल गया। तो यहाँ पे सरिस शब्द आया हुआ है, इसलिए हमने फ़ौरन पहचान लिया कि यहाँ पर उपमा अलंकार है ना। पीपल के पत्ते के समान डोल जाना, यानी कि के समान शब्द है, इसलिए ये उपमा अलंकार हो गया। अब यहाँ मैंने बताया था कि ये ऊपर के 3 जो हैं, इनमें तीनों में ही तुलना होती है, लेकिन किस तरह से पहचानेंगे, कैसे, ये हम छोटा छोटा सा भेद जो है वो समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी तुलना होती है, लेकिन यहाँ पर ये शब्द होते हैं, यानी कि मनो, मानो, मनु, जनु, जानो, जैसे, है ना, ये शब्द उसमें निहित होते हैं काव्य में। तो इसका मतलब होता है मानो,
मतलब यही है, ऐसा लगता है मानो ऐसा हो रहा हो, ऐसा लगता है उसे देखकर मानो ऐसा हो रहा हो। तो यहाँ पर भी किसी के समान कोई चीज़ बताई जाती है तो वहाँ पे मनो, मानू, मनो, जनू, जानो ये वाले शब्द लगते हैं, जिसके कारण हम फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे मनो, नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। नीलमणि, नीले रंग की मणि पर जब ये शैल का मतलब, शैल मतलब पर्वत, पहाड़ पर जब पर्यो प्रभात, सुबह के समय जब आतप मतलब सूर्य की गर्मी जब पड़ती, सूर्य की जब धूप पड़ती है, तब जो शैल पर ऐसा लगता है जैसे नील मणि हो, यह मणि की तरह वो चमकने लग जाती है, इस तरह इतना सुंदर लग जाता है, ऐसा लगता है मानो नील मणि हो। शैल पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब ऐसा लगता है मानो कोई नील मणि पड़ी हुई है और उस पर चमक उठ रही है। ठीक है, तो मनो शब्द आया इसलिए हमने पहचान लिया कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, आसान है ना समझना। अब आते हैं रूपक पर। रूपक में भी तुलना होती है, लेकिन यहाँ पे कोई शब्द बाहर से नहीं लगा होता है। यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दोनों ही तुलनात्मक शब्द जिसके साथ इसकी तुलना की गई है, या दोनों ही शब्द एक साथ आते हैं, इसमें या तो योजक चिन्ह लगा होता है या नहीं भी लगा होता है। ज़रूरी नहीं है लगा हो, लगा भी होता है और नहीं भी लगा होता। लेकिन यहाँ पे दोनों शब्द जब एक साथ आते हैं तब हम अर्थ करते समय हम फ़ौरन पहचान लेते हैं कि अच्छा इसकी तुलना इसके समान कहा गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब जैसे इसका अर्थ बनाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब राम रतन यानी कि राम के समान रतन मतलब एक बहुत ही अनमोल चीज़ मैंने पा ली हो, राम नाम का जो है अनमोल हीरा मुझे मिल गया हो, ऐसा लगता है मानो। यानी राम रूपी, यहाँ पे रूपी शब्द लगाते हैं, राम रूपी रतन। रतन मतलब कीमती जो पत्थर होता है, कीमती जो हीरे जवाहरात होते हैं। रतन एक पत्थर होता है जिसे रतन बोलते हैं, जैसे ये हीरे होते हैं, ऐसे ही रतन, रतन का मतलब बहुत ही कीमती चीज़ हमें मिल गई हो। राम रूपी रतन धन पा लिया, ऐसा लगता है जैसे हमें राम रूपी रतन धन के रूप में मिल गया हो। तो यहाँ पे राम रतन ये दोनों शब्द एक साथ आए हैं, इसके लिए हम फ़ौरन समझ गए कि यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, अब आते हैं मानवीकरण। जैसा कि ये मानवीकरण जो है शब्द से ही पता चल रहा है कि जहाँ मनुष्य का अनुभव हो, मनुष्य की अनुभूति होती है। मनुष्य वहाँ होता नहीं है, लेकिन अनुभूति हम करते हैं। हम ऐसा काव्य रच देते हैं तो उसमें हम सोच लेते हैं, अपनी कल्पना में ले लेते हैं कि यहाँ पे कोई मनुष्य है, जबकि वहाँ मनुष्य होता नहीं है। और ऐसा दृश्य अधिकतर प्रकृति में दिखाई देता है। जब हम प्रकृति का वर्णन करते हैं तब वहाँ मनुष्य की उपस्थिति का भान होता है कवि को, और वहाँ हम कहते हैं कि मानवीकरण अलंकार। अब जैसे ये उदाहरण दिया है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ आए, मेघ बादल, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मेघ बादल आए, बड़े बन ठन के संवर के आए हैं। अब कवि ने कहा है, कवि की कल्पना है, तो उसकी कल्पना क्या कहती है? जब मेघ इस तरह से आए हैं जैसे कि बन ठन कर संवर कर आए हैं, जैसे कि कोई दामाद अपने ससुराल जा रहा हो संवर के बन ठन के। अब मेघ हैं, लेकिन मेघ को कवि ने मानव के रूप में देखा है, एक दामाद के रूप में देखा है कि वो उसे कह रहे हैं कि मेघ तो ऐसे चले आ रहे जैसे सज धज के ससुराल जा रहे हों। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मेघ को कवि ने मनुष्य के रूप में देखा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मनुष्य का आभास हो रहा है, इसलिए हम सोच लेंगे कि ये मानवीकरण अलंकार है। अब आते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ ही है अतिशय, उक्ति मतलब बोलना, अतिशय मतलब बढ़ा चढ़ाकर।
कोई ऐसी बात करना जो संभव ही नहीं है, लेकिन उसे संभव करवाते हुए दिखाना, शो करना काव्य में। तो बढ़ा चढ़ाकर, इसको सरल शब्दों में क्या कहेंगे, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहना जो संभव ही नहीं है, असंभव बात को संभव करके बताना, वहाँ पर अतिशयोक्ति होता है। अब जैसे ये पंक्ति लिखी हुई है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ देख लो साकेत नगरी, नगरी की बात कही है। नगरी कहीं उठकर जा सकती है क्या? नहीं ना। लेकिन यहाँ कवि की कल्पना देखो कि वो कह रहे हैं कि साकेत नगरी, ऐसा लग रहा है इतनी ऊंचाई में बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि वो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, स्वर्ग से मिलने गगन की ओर जा रही है। और यहाँ अतिशयोक्ति पूरी अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि एक तो नगरी है, नगरी कहीं उठकर जा नहीं सकती, लेकिन वो स्वर्ग में जा रही है, जो असंभव बात को संभव करके दिखाया है कवि ने। इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि ये अतिशयोक्ति है, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है। और एक और भी बहुत ही सरल सा है ना, पूछ पे लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। एक ये भी है दोहा कि हनुमान जी की आग में, हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी तो सारी लंका जल गई और सारे निशाचर मतलब जो राक्षस थे वो भाग खड़े हुए। अब लग भी नहीं पाई थी, ऐसा कोई संभव हो सकता है कि आग लगी भी नहीं और लंका सारी जल गई और निशाचर भाग गए? तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति है, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब फिर से वही बात कहूँगी कि इसके उदाहरण और छांट कर रखें, खूब सारे उदाहरण, कम से कम 10-10 उदाहरण तो लीजिए ही इसे समझने के लिए। इसके जैसे ही, जैसे सरिस है ऐसी सा, जितने भी शब्द हैं सभी के एक एक उदाहरण लो और उसके ऊपर देखो, उस पर सर्च करो, उसका अर्थ देखकर देखो कि सरिस का मतलब जैसे शब्द आ रहा है। तो ऐसे ही उत्प्रेक्षा में मनो, मानू, जनो, जानू इस तरह के शब्द आ रहे हैं, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। पायो जी मैंने, जैसे राम रतन एक साथ आया है, ऐसे ही चरण कमल साथ आ जाता है। या जैसे मैया में मैं तो चंद्र खिलौना लही हूँ, तो चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना में भी रूपक अलंकार है। इस तरह से आप बहुत सारे उदाहरण इकट्ठे करें और देखें, उसे समझें। इस तरह से मानवीकरण के भी उदाहरण आपको बहुत मिल जाएंगे। 9th क्लास के में एक काव्य है, चैप्टर है मेघ, यही उसका ये मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इससे पूरे चैप्टर में ही बहुत सारे उदाहरण इसके मानवीकरण के मिल जाएंगे। ऐसे ही अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का अर्थ आपने समझ लिया कि इसमें बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है। ऐसे इस तरह के जहाँ भी आपको काव्य मिले, आपको कविता मिले, तो वो इसके लिए, उदाहरण के लिए मार्क करें और उसे समझें। ठीक है, तो जितना अभ्यास करेंगे आप ही को फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब पूरा अच्छे से लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से आते हैं, फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।